किडनी कैंसर के केसां ਦੇ ਵਿੱਚ इजाफा ਹੁੰਦਾ जा रहा है। सब तो पहला दसो कि इसकी वजह की है। किडनी कैंसर अपने आप बॉडी के अंदर डेवलप होता है। जिन लोगों को बीपी हाई रहने की प्रॉब्लम हो या जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो, जो हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल है उसका भी हमारा कैंसर्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। किडनी तो कैंसर फिर बाकी ऑर्गन ने वो भी इफेक्ट होने शुरू हो जाता है। अगर हम किडनी सेव कर रहे हैं तो पेशेंट का जो किडनी का फंक्शन है वो बचा रहता है। कुछ पार्ट उसका रिमूव किया जाता है कि उसका बॉडी पे कोई इफेक्ट पैंदा बाकी बड़ा सा पार्ट रिमूव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर वाला पार्ट है जो रिमूव होता है। कि बाकी एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ इसका मेडिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਹੈਗਾ कि ऐसा नहीं है कि कैंसर लाइलाज है। कैंसर के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬੇहद ਚਰਚਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ कि इसकी वजह ਕੀ ਹੈਗੀ। देखो, किडनी कैंसर्स मैक्सिमम केसेस के अंदर स्पोरेडिक होता है। स्पोरेडिक का मतलब है कि किडनी कैंसर अपने आप बॉडी के अंदर डेवलप होता है। इसका कोई खास रीज़न हमें डिटेक्ट नहीं हो पाता। बट बहुत बार हमने देखा है कि जिन लोगों को बीपी हाई रहने की प्रॉब्लम हो या जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा हाई एटीट्यूड पे हाई पहाड़ी एरिया में रहते हो, उनके अंदर किडनी कैंसर्स होने के चांसेस जो हैं वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है कि अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो, कभी परिवार में किसी को किडनी कैंसर्स रहा हो या किसी और टाइप की बीमारी रही हो कैंसर से रिलेटेड, तो उन केसेस के अंदर भी किडनी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज़्यादा चांसेस है। हाँ, अगर हमारी फैमिली मेम्बर्स में किसी भी पर्सन को किडनी कैंसर की कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीन करवाना चाहिए, क्योंकि उनमें चांसेस ऑफ दिस प्रॉब्लम आर इंक्रीज्ड। सो कुछ शुरुआत के सिम्पटम्स भी नज़र आते हैं जेकर किडनी कैंसर की शुरुआत हैगी तो की बॉडी के चेंजेस आते हैं। देखो, किडनी कैंसर से एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इनिशियल फेजेस में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते। किडनी कैंसर्स के जो मैक्सिमम सिम्टम्स हैं, जिसको हम कहते हैं कमर में दर्द होना, फ्लैंक पेन होना, या फिर पेट में कोई गांठ महसूस होना, या फिर यूरिन में ब्लड आना, ये सारे ही सिम्टम्स जो है वो बमुश्किल 30 से 35% केसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। 60-65% केसेस के अंदर हमें कोई भी सिम्टम्स, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो मैक्सिमम केसेस के अंदर जो हमारा डायग्नोसिस होता है, और ख़ासकर जो अर्ली केसेस में डायग्नोसिस होता है, वो एक रूटीन टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से या स्कैन करवाने से ही हो पाता है। सो किहड़ी उम्र वर्ग के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कितना एज इफेक्ट? सो किडनी कैंसर का जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र के लोग हैं। जो 30 ईयर्स टू 60 ईयर्स की जो एज ग्रुप है उसमें हमें सबसे ज़्यादा इंसिडेंस ऑफ किडनी कैंसर्स दिखता है। यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी मोस्ट वर्किंग हेल्दी पॉपुलेशन होती है, उनके अंदर हमें किडनी कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी कैंसर्स कम एज में या ज़्यादा एज पे नहीं होते। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनका हमने अर्लीस्ट 18 से 19 साल की उम्र में काफ़ी बड़े 6 से 7 सेंटीमीटर बड़े ट्यूमर्स देखे हैं। एंड इवन हमने 90 ईयर्स की एजेस पे भी लोगों के ऑपरेशंस किए हैं जिसमें किडनी कैंसर्स डिटेक्ट हुए हैं। सो जिमें जिक्र करते हैं आप खान पीन का जो आदतों के विच बदलाव आया, अपने रहन सहन ढंग तरीके का, उस चीज़ का भी एक बड़ी वजह है। देखिए, इस बात का कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल है उसका भी हमारा कैंसर्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ना सिर्फ किडनी कैंसर्स बल्कि ओवरऑल हमारी बॉडी के मल्टीपल कैंसर्स हैं, उनके ऊपर हमारी डाइट का, हम जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, केमिकल वाला फूड खाते हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन सभी चीज़ों से हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो चीज़ें किडनी को भी इक्वली अफेक्ट करती हैं। सेडेंट्री लाइफ होना, बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ना, बीपी अनकंट्रोल्ड होना, ये सारे अगेन किडनी कैंसर्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं। और हमने देखा है कि जितने भी लोगों को किडनी कैंसर्स होते हैं उनमें से लगभग 50-60% से ज़्यादा लोगों को इनमें से कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो चल रही होती है। ज़्यादातर पुरुषों के विच इसका ज़्यादा खतरा रहता है, जो महिलावां भी सेम होती है। सो किडनी कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो पुरुषों में और महिलाओं में लगभग बराबर
फ्रीक्वेंसी से देखा जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, आधे हम कहेंगे पुरुष हैं और आधी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं। किडनी कैंसर जो है वो जो सेक्स के ऊपर जो है डिफरेंशिएशन नहीं करता है, वो किसी को भी इक्वली अफेक्ट कर सकता है। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ? तो किडनी कैंसर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डायग्नोसिस। किडनी में अगर हमारा डायग्नोसिस सही टाइम पे हो जाता है कैंसर्स के केसेस में, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। हालांकि आपकी बात बहुत सही है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लेट आते हैं। सिम्टम्स हमें अर्ली फेजेस पे पता नहीं चलते, लेकिन जब तक हमारे पास सिम्टम्स आते हैं वो तब तक उस स्टेज पे आते हैं जब हमारा जो कैंसर है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में जा चुका है, लंग्स में जा चुका है, बोन्स में, हड्डियों में जा चुका है, या बाकी बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर चुका है। और ऐसे केसेस में हमारा जो प्रोग्नोसिस है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। हमारा जो आउटकम है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो एज कंपैरिजन विद अदर कैंसर्स है ना भी बाकियां नालों कितना घातक कितना खतरनाक है किडनी कैंसर? तो किडनी कैंसर को हम वन ऑफ द एग्रेसिव डिसीज़ मानते हैं। किडनी कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो शुरू के फेज़ में जब ये नया नया डेवलप होता है तब तो ये काफ़ी स्लो ग्रो करता है। लेकिन एक बार जब ये अपना मॉर्फोलॉजी चेंज कर ले, एक बार जब ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, तो उसके बाद ये पूरी बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है। और ऐसी कंडीशन आने से पहले पहले हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? बिल्कुल, किडनी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर डिसीज़ जो है वो किडनी से निकल के बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर बहुत जल्दी जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर ट्यूमर के जो सेल्स हैं वो किडनी से निकलते हैं तो सबसे पहले वो किडनी के आसपास वाले एरियाज़ को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद खून की बहुत बड़ी बड़ी नसें हैं जो हमारे पैरों से और पेट से ब्लड को लेके हार्ट तक जाती हैं, ये उन नसों को भी इन्वॉल्व करते हैं। और उसके बाद ये सेल्स जो है वो पूरी बॉडी में फैलते हैं, जहाँ पे ये लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स में, बोन्स में, या फिर अदर ऑर्गन्स के अंदर चले जाते हैं। अगर ये सेल्स बाकी बॉडी पार्ट्स में जाएंगे तो फिर वहाँ पे जाके दोबारा एक नए तरह का ट्यूमर जो है वो डेवलप करने लग जाते हैं। और इस स्टेज को हम जनरली स्टेज 4 ऑफ किडनी कैंसर कहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा घातक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। सो जैसे ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा? तो किडनी कैंसर्स का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि हमारी स्टेज क्या है। अगर हम स्टेज 1, 2 और 3 पे हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो ऐसे केसेस के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन जैसे जो ट्रीटमेंट हैं वो किडनी कैंसर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह यूज़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह यूज़ नहीं होते, और किडनी कैंसर्स उनसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। इम्यूनोथेरेपी एक नई ट्रीटमेंट है जो कि किडनी कैंसर्स के जो सेल्स हैं उनको किल करने में हेल्प करती है। बट आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी का जो बेनिफिट है वो स्टेज 4 किडनी कैंसर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। इवन आज की डेट में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है, और उसी के बेसिस पे हम इस पूरे ओवरऑल प्रोटोकॉल को डिसाइड करते हैं। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਟੇਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। पहलियां 3 स्टेजां ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? सो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आज की डेट में भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। इम्यूनोथेरेपी ऐसी मेडिसिन है जिसके ऊपर हम आज भी काफ़ी नई रिसर्च कर रहे हैं और उनके नए ट्रायल्स आ रहे हैं। आज तक अभी तक उसकी जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज 4 तक ही देखी गई है। स्टेज 1, 2 और 3 पे हमारे पास इम्यूनोथेरेपी की जो सक्सेस है वो अभी तक मेजर ही नहीं हुई है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें देखने वाली ये भी है कि इम्यूनोथेरेपी की जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं 40, 50, 60% के आसपास है। जबकि उसी चीज़ को जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट से कंपेयर करते हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट मोर देन 95 to 98% है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, हम एक इन्फीरियर ट्रीटमेंट ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते। सो इम्यूनोथेरेपी स्टेज 4 के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करते हैं तो उस चीज़ को जड़ से रिमूव कर देना, बीमारी को बॉडी के अंदर से निकाल के बाहर निकाल देना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। सर्जिकल ਦੀ ਇੱਕ और ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ
ਹਿਊਮਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਇਸ 'ਤੇ? तो रोबोटिक सर्जरी एक नई टेक्निक नहीं है। रोबोटिक सर्जरी यूएस में ऑलमोस्ट आज से 20 साल पहले आ गई थी और इवन इंडिया में आए हुए भी इसको 10 ईयर्स से ज़्यादा टाइम हो चुका है। रोबोटिक सर्जरी में भी सर्जरी जो है वो मेनली डॉक्टर ही परफॉर्म करता है, एक्सपीरियंस सर्जन्स ही परफॉर्म करते हैं और वो ट्यूमर को पूरी तरीके से रिमूव करने में रोबोटिक सर्जरी हमारी हेल्प करती है। रोबोटिक सर्जरी का बेनिफिट ये है, फर्स्ट इसमें हमारी ब्लीडिंग जो है, ब्लड लॉस जो है वो बहुत कम हो जाता है और पेशेंट्स को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साथ ही साथ साड़ी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। पेशेंट की रिकवरी ओवरऑल जो है वो जहाँ पे 1 हफ्ते 10 दिन लगने थे वो 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर रिकवरी होती है और तीसरे दिन तक अपने 90% से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो कैंसर के केसेस के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। यानी कि गलती की गुंजाइश भी घट हो जाती है। चांसेस ऑफ प्रॉब्लम, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी वेरी लेस। तो जितने भी अपने रोबोटिक वाले ऑपरेशंस हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नीफिकेशन भी होता है। सो ਅਸੀਂ दूरबीन नाल उसे देखते हैं तो दूरबीन से अपना जो भी ट्यूमर सेल्स है उसको पूरी तरीके से रिमूव करने में भी हेल्प मिलती है। सो ये 100% श्योर है कि ऑपरेट तो बाद बिल्कुल जो कि किडनी का कैंसर है वो खत्म हो जाता है? सो किडनी कैंसर का जो रिकरेंस चांस है वो डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। कभी भी हम सिंगल ट्रीटमेंट के बाद 100% वर्ड कभी भी कैंसर के केसेस में यूज़ नहीं कर पाते, बट जो परसेंटेज वाइज अगर हम उसको देखें तो 3rd स्टेज के ऊपर लगभग 90% चांस है कि किडनी कैंसर जो है ऑपरेशन के बाद दोबारा नहीं आता। 10% रिकरेंस रेट फिर भी होता है, बट अगर हम स्टेज 1 या स्टेज 2 पे हैं तो यही रिकरेंस का जो चांस है वो बमुश्किल 1 से 2% होता है। सो बहुत सारे अपने पेशेंट ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ की सारी रिमूव कर दी ਜਾਂਦੀ, कुछ पार्ट ही उसका ਜਿਹੜਾ कि रिमूव किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज से 15 साल पहले जब वहाँ तक जो ऑपरेशंस होते थे उन ऑपरेशंस में हम किडनीज़ को पूरा रिमूव करते थे। रेडिकल नेफ्रेक्टमी एक सर्जरी है वो परफॉर्म करते थे, बट लास्ट 10 to 15 ईयर्स अब हमारी कोशिश रहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करें और किडनी जितनी है हम उसको सेव कर लें। जहाँ पर हम ये किडनी सेव करने का ऑपरेशन करते हैं वो नॉर्मल किडनी के रिमूवल वाले ऑपरेशन से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम किडनी सेव कर रहे हैं तो पेशेंट का जो किडनी का फंक्शन है वो बचा रहता है, किडनी का जो बची हुई किडनी है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कम आता है और फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी बॉडी के अंदर दोनों किडनीज हैं, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किडनी सेव करना आज की डेट में एक बहुत ही स्टैंडर्ड ऑपरेशन बन चुका है जो कि हम रोबोटिक मशीन की मदद से करते हैं। रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी इस सर्जरी का नाम है जिसमें हम पूरी तरीके से ट्यूमर को रिमूव करते हैं बट किडनी को सेव करते हैं। सो बाकी ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਆਸਰੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ? सो जहाँ पे हम रिमूव करते हैं, जब हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी करते हैं तो हम उसमें सिर्फ ट्यूमर पार्ट रिमूव करते हैं। हम नॉर्मल किडनी मिनिमल टू मिनिमल रिमूव करते हैं। तो नॉर्मल किडनी जो है वो बमुश्किल आधा 1 सेंटीमीटर ही रिमूव किया जाता है, पर जो बड़ा सा पार्ट रिमूव होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर वाला पार्ट है जो रिमूव होता है। बेनिफिट इसमें ये रहता है कि हमारा किडनी सेव रहता है, किडनी का फंक्शन जो है वो मेंटेन रहता है और हमारी मल्टीपल मेडिकल लिटरेचर की स्टडीज़ से ये डिटेक्ट हुआ है कि अगर हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी करते हैं तो उसके बाद और अगर हम पूरी किडनी भी रिमूव करें उसके बाद दोनों ही ऑप्शंस के अंदर किडनी के कैंसर के वापस आने के चांस बढ़ते नहीं है। सो अगर हम किडनी सेव भी करते हैं तो भी किडनी के कैंसर का जो रिकरेंस का रेट है वो सेम है अगर हम किडनी पूरी भी रिमूव करते तो दोनों के बीच कोई खास डिफरेंस नहीं मिला है। सो जिवें ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, सर्जरी करवाने हैं, तो फिर रिकवरी टाइम कितना? अगर हम ओपन टेक्निक के थ्रू जाएं जहाँ पे हम बड़ा चीरे से ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर यूजुअल हॉस्पिटल स्टे हमारा 6 से 7 दिन का रहता है। पेशेंट को अक्सर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं जिसमें हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है एंड टोटल रिकवरी जो हम कहते हैं कि अंदर से अपनी कंप्लीट हीलिंग होती है उसको होने में लगभग 3 महीने का टाइम लग सकता है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ
ਵਧੀਆ ट्रीटमेंट लैके अपनी हेल्थ ही जिहड़ा की है वापसी कर सकें? मेरे हिसाब से अगर कोई भी हमारे जो पेशेंट्स हैं, काफ़ी पेशेंट्स हैं जो हमारे कनाडा साइड से और ऑस्ट्रेलिया साइड से भी आते हैं, उनके लिए हमारी एडवाइस यही रहती है कि आप अपने टेस्ट वगैरह सारे जो भी आपके पास हैं आप वो लेके अपने आएँ और लगभग 1 महीने का टाइम आप अपने पास लेके आएँ। क्योंकि अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम उन टेस्ट को रिव्यू करके दोबारा अगर हमें कोई टेस्ट करवाना है उन सबको करवा के हम ऑपरेशन की स्टेज पे लगभग 5 से 7 दिन के अंदर हम ऑपरेट हम कर देते हैं। और अगर हम 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेट करते हैं तो उसके बाद लगभग हम 2 हफ्ते का टाइम मांगते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप लंबा डिस्टेंस ट्रैवल ना करें, 2 हफ्ते तक आप रिकवर हों। और मैक्सिमम हमारे किडनी कैंसर्स के जो पेशेंट्स हैं या कोई भी कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो 2 वीक्स की रिकवरी के बाद लगभग इस कंडीशन में होते हैं कि वो अपना चलना फिरना ट्रैवल करना वो सब उनके लिए फिजिबल हो जाता है। ऑपरेट का कोई एक पैकेज होंगे या फिर अलग-अलग चार्जेस दे पे करने पैंदे हैं? इसमें चार्जेस जो हैं वो थोड़े से वेरिएबल ज़रूर होते हैं, बट लगभग इसकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं 6 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख रुपए के आसपास आती है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਟਸ ਇਟ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ फ़ौरन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई तकलीफ होती है तो वो फिर किमें संपर्क कर? तो देखिए बहुत सारे इसमें टेक्निक्स हम फॉलोअप के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेशन के साथ ख़त्म नहीं होता। ऑपरेशन के बाद भी एक रेगुलर फॉलोअप जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हम कुछ बहुत बेसिक से ब्लड टेस्ट या कभी अल्ट्रासाउंड इस टाइप के टेस्ट करवाते हैं। एंड हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोनिकली कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू, फेस टाइम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और उसके थ्रू हम अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको हम चेक करते हैं, रिपोर्ट्स को हम उनको रिप्लाई करते हैं और उसी के बेसिस में उनका फॉलोअप काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा होता है। सो बहुत सारे लोग की ये भी कहते हैं कि जिमें कि कैंसर एक हुआ बनया हुआ कि कैंसर एक लाइज बीमारी कि कोई ट्रीटमेंट है नहीं कि बाकी एक्चुअल इसका मैडिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਹੈਗਾ कि सो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। कैंसर का जो वो वर्ड होता था लाइलाज बीमारी वाला, वो मुझे लगता है आज से 20 से 30 साल पहले का वर्ड होता था। नॉट ओनली इन इंडिया, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड्स में भी आज की डेट में कैंसर के मैक्सिमम केसेस में हम ट्रीटमेंट कम्प्लीटली कर पा रहे हैं। स्टेज 1, 2, 3 के केसेस में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। इवन स्टेज 4 के केसेस में भी काफ़ी ट्रीटमेंट होता है एंड जो स्टेज 4 के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें भी जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इम्प्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव होती है एंड बहुत केसेस में कम्प्लीटली कैंसर क्योर भी होता है। दैट डिपेंड्स, अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि कैंसर लाइलाज है, कैंसर के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डेफिनेटली पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन क्या है, बीमारी की स्टेज क्या है, बीमारी कितनी एग्रेसिव है, कितनी जल्दी परेशान कर रही है, वो सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, बट ट्रीटमेंट पॉसिबल ज़रूर है। सो जिमें ਹੁਣ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ कि अजिहे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ पेशेंट ਹੈਗੇ ने किडनी कैंसर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ खतरा ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? सो जो भी पेशेंट्स हमारे होते हैं स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके अंदर डेफिनेटली किडनी कैंसर के रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अल्कोहल का डायरेक्ट किडनी कैंसर से रिलेशन नहीं मिला है अभी तक, बट हम ये कहते हैं कि जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं उनकी ओवरऑल बॉडी फिटनेस जो है वो वीक होती है, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है एंड दे हैव अ हायर चांसेस ऑफ गेटिंग अदर काइंड ऑफ डिसीजेस। लेकिन स्मोकिंग का डेफिनेटली कैंसर से डायरेक्ट रिलेशन है और स्ट्रॉन्ग एडवाइस हमारी रहती है कि स्मोकिंग जितना हो सके या निकोटिन प्रोडक्ट्स जितने हो सके उतने कम यूज़ किया जाए। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ भी खतरा कुछ हो सकता है? नहीं। सो किडनी कैंसर या फिर कोई भी कैंसर अगर है तो वो अगर किसी मदर को है तो उससे बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होने के डायरेक्ट चांसेस नहीं होते। माँ से बच्चे में कैंसर डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन जो बच्चे को जीन्स मिल रहे हैं जो कि मदर और फादर दोनों से मिल रहे हैं, वो उन जीन्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर फैमिली में मल्टीपल पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी रही है तो वो जीन्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो जीन्स जो है वो आगे चल के बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर उसमें कैंसर वाले सेल्स एक्टिवेटेड हैं, बट डायरेक्ट ट्रांसफ़र इस टाइप से नहीं होता है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।